आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो सॉल्व किए जाएंगे। चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 अर्थात 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है और तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना है, 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी। अभी बोला है कि पहली दूसरी का गुणनफल इतना है, दूसरी तीसरी का इतना है और तीसरी और पहली का इतना है। तो उन संख्याओं में से तीसरी संख्या जो होगी वो कितना होगी। तो मानते हैं, क्या मानते हैं वो, सबसे पहले माना वे संख्याएं माना वो संख्याएं क्या है, टोटल तीन संख्याएं दी हुई हैं। तो माना वो संख्याएं हैं ए बी सी, माना वो संख्याएं ए बी सी हैं। अब क्या बोला है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, यानी कि हो गया a इंटू बी इज इक्वल टू 42। ठीक है, दूसरी तथा तीसरी का कितना हो, अब ये दूसरा क्या है, दूसरा b है और c, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, इसका है 56। ठीक है, फिर तीसरा और पहला का, तीसरा होता है c, यहाँ पे तीसरा क्या है, c है, तो पहला क्या है a, c और a का जो है वो है 48, ये है 48। अब क्या करेंगे, अब ये तीनों इक्वेशन बन गए, एक ये और एक ये, तो तीन इक्वेशन बना लिए। अब तीनों कर लेते हैं आपस में गुणा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2/3, 1/2/3 इक्वेशन का। ठीक है, इन तीन इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये क्या है a इंटू ए, ये हो जाएगा a इंटू ए, फिर गुणे ये b इंटू सी, फिर क्या है, फिर है c इंटू ए, और इधर क्या हो जाएगा, इतना गुणे इतना गुणे इतना, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये ए है, एक ये है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक भी यहाँ एक भी यहाँ है तो गुणे बी स्क्वायर, एक सी यहाँ एक सी यहाँ है, गुणे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे दो ए आ रहे हैं, दो बी दो सी, दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक दो तीन, तीनों का। अब इसमें क्या करते हैं, जो 42 है इसको हम लोग ब्रेक करते हैं दो में, अभाज्य, इसमें अभाज्य में नहीं, ये जो 42 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 6 इंटू 7। ठीक, 6 7 कितना होता है 42, ऐसे इंटू लिखते हैं। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 7 और 8, 7 8 कितना होता है 56, ऐसे क्या बचा 48 का क्या होता है, 48 का क्या होता है 8 इंटू 6, 56 हो गया ना। अब अगर देखेंगे तो 6 एक बार, 6 दो बार, 7 एक बार, 7 दो बार, 8 एक बार, 8 दो बार, इधर भी सब चीज़ आ गई, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हो जाएगा 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, सी की वैल्यू क्या है 8 है। अब क्या पूछा है, इसमें तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या होगी 8 होगी, ये तो है तीसरी, स्क्वायर सिंपल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6, बी बराबर 7, सी बराबर 8। ठीक है, इसमें सबसे तीसरी संख्या क्या है 8 है, जो 8 है यही यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था सिंपल में, तो ये हो जाएगा 8 आंसर। नेक्स्ट है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं जो आरोही क्रम में है उनमें से पहली तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, पहले देखते हैं क्या लिखा है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो कि आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल इतना है। माना, क्या मानते हैं, वे संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं ए बी सी और डी है। ठीक है, चार संख्याएं हैं ए बी सी डी, चार संख्या बोला ना। अब बोला है पहले तीन का कितना है, पहले तीन का गुणनफल है 385। ठीक है, तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 3, हो गया 385। ठीक है, ये 385 हो गया, और अंतिम तीन का यानी कि बी गुड़े सी गुड़े डी, इसका कितना होगा, इसका है इतना। अभी बन गए दोनों इक्वेशन, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसका 385 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 385 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 इंटू 7, ये होता है 5 सत्ते 35 गुड़े 11, 35 को 11 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 385। इसको कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसका करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे इसको
तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ए इंटू बी इंटू सी, और तीनों क्या होता है, चार, ये क्रमागत और बढ़ते क्रम में चारों संख्याएं हैं। तो जो पहली तीन होगी ये भी तो बढ़ते क्रम में ही होगी। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, यही है, 5 है। इससे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, 7 है। उसके उससे बड़ा क्या है, 11 है। जब तीनों क्रमागत हैं और तीनों भाज्य संख्या है, तो ए और बी और सी तीनों की वैल्यू वही तो हो जाएंगी। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई ए क्या है, ये 5 है ए। फिर बी की वैल्यू क्या है, 7 है। तो ए बराबर हो गया 5, बी बराबर हो गया 7, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी का क्या है, सी है, सी मतलब 11, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 385 आया है, ये हो गया 11। अब ये बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, डी का पता करना है दूसरी इक्वेशन में। तो पुट क्या, पुट वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन सेकेंड इक्वेशन। दूसरे में, इस इक्वेशन में हम लोग बी और सी की वैल्यू रखेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1001 डिवाइड बाई, ये जो बी की वैल्यू है इसके नीचे चली जाएगी, सी की वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी। तो क्या है, बी की वैल्यू क्या है 7, और सी की वैल्यू कितना है 11। ठीक है, इसको करेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1001 डिवाइड बाई 77। ठीक है, इसको ले जाएंगे, वन जा ले जाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 77, वन बार मल्टीप्लाई करेंगे 23 आएगा, 23, और ये हो जाएगा 31, तो 3 बार जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 13। ठीक है, 13 आ गया डी की वैल्यू। इससे पूछा क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगी 13, क्योंकि डी सबसे बड़ा है इसमें। पहले क्या था, ए का 5 था, फिर 7 था, फिर 11 था, अब 13 है, सबसे बड़ा क्या हो गया 13। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले ऐसे समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये सबसे पहली लाइन बोला कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। क्रमागत मतलब कि लगातार एक के बाद एक जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य है। अगली लाइन बोला आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में है, पहले छोटा है फिर बड़ा है। इसमें देखेंगे आंसर तो ऐसे आया भी आंसर, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसमें जो है सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य हैं, 5 हो चाहे 7 हो चाहे 11 हो चाहे 13। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चारों संख्या मान लेते हैं, ए बी सी डी है। उसमें फिर पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन बोला, यहाँ पे 385 है, फिर अंतिम 3 का मतलब कि बी सी डी का 1001 है। फिर हम लोग यहाँ पहले इक्वेशन से ही हम लोग इसका कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 5 7 11। और इसमें इस गुणनखंड को अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यही 5 आ जाएगी, फिर बी की कितनी आ जाएगी 7, सी की कितनी आ जाएगी 11। और जब ए बी सी मिल गया तो यहाँ पे बी और सी का वैल्यू रख के डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे तो डी की वैल्यू आ गई, उसमें सबसे बड़ा देख लेते हैं कौन सा है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या इसमें 13 है, 13 वाले को सही काट देते हैं। ठीक है, तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त होती है। अब सीधा लिख देते हैं क्या, नई संख्या। ठीक है, नई संख्या, नई संख्या कैसे प्राप्त होती है, 71 में एक अज्ञात का गुणा करने पर, मतलब 71 में किसका गुणा करते हैं, मान लेते हैं हम n का गुणा करते हैं। ठीक है, अज्ञात संख्या बराबर यहाँ लिख देते हैं, माना अज्ञात संख्या बराबर क्या है n है। ठीक है, अब 71 क्या बोला है, 71 में 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में, 71 तथा अज्ञात संख्या को क्या मानते हैं n, अज्ञात संख्या को n से गुणनफल में 47 जोड़ने पर, 47 जोड़ भी देते हैं। ठीक है, 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है, एक नई संख्या प्राप्त हो गई। एक नई संख्या बराबर क्या हो गई, 71 इंटू n प्लस 47। अब इतना लाइन हो गया, फिर उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। अब नई संख्या का दूसरी बात क्या बता रहा है, नई संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 98, ये बोल रहा है। यहाँ से नई संख्या की वैल्यू आ जाएगी, नई संख्या क्या हो जाएगी 98 इंटू 7। तो नई संख्या क्या हो रही है, इक्वल टू 98 इंटू 7, 98 7 करेंगे कितना आ जाएगा 686। ठीक है, नई संख्या कितनी आ गई, नई संख्या आ गई 686। तो यहाँ से आ गई नई संख्या। अब नई संख्या वाली वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ये नई संख्या जो है, नई संख्या को हम लोग यहाँ वाले नई संख्या में वैल्यू रख देंगे। इसको मान लेते हैं एक तरह से इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग यहाँ से संख्या रख देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 686। 686 नई संख्या की वैल्यू आ गई। ठीक है, नई संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 71 n और प्लस 47। ये 47 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 639 इज इक्वल टू 71 n, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 639 बटा 71। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे सीधे जाएगा 9 बार, 9 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, वो नई संख्या कितनी है, वो अज्ञात संख्या क्या है 9। जो अज्ञात संख्या है उसका क्या पूछा है, किसका गुणज है, तो 9 किसका गुणज है 3 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 3। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं, पहले बोला 71 में एक अज्ञात संख्या का गुणा करके
संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त होती है। तो नई संख्या में क्या बोला, 71 में एक अज्ञात संख्या का गुणा किया प्लस 47 कर दी, तो नई संख्या हमको प्राप्त हो गई। और नई संख्या के बारे में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि उस नई संख्या को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो भागफल आता है, विभाजित करने पर भागफल आता है 98। तो भागफल 98 आ रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो नई संख्या से इसका मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे नई संख्या बराबर हो जाएगी 98 इंटू 7, तो आ जाएगा 686। 686 जब नई संख्या आएगी तो इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, तो यहाँ पे 686 रखेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी। जो एन की वैल्यू आएगी उस एन की वैल्यू में अज्ञात संख्या आ जाएगी। एन क्या है, अज्ञात संख्या है, तो अज्ञात संख्या जब आ जाएगी तो वहाँ से अज्ञात संख्या इनमें से किसका गुणज है, तो 3 का ही तो है, 9 अज्ञात संख्या। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर उनका योगफल था उनका गुणनफल कितने अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब मानते हैं कितनी होगी, तब दो संख्याएं, तो एक लिखते हैं माना वे संख्याएं क्या है, माना वे संख्याएं ए तथा बी है, ए भी है, ठीक है, मानव संख्याएं भी ए भी हैं। अब उनका अंतर तथा उनका योगफल उनका गुणनफल इतना है। मतलब पहले अंतर ए माइनस बी ये 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी, ये अनुपात 5 है, तो 5 है ना, फिर इज इक्वल टू क्या बोला है, ए बी अनुपात 36, ठीक है। ये बोला है कि उनका योग जितना है, जितना उनका अंतर जो है उसका 5 गुना होगा उसका योग, और उसी अंतर का 36 गुना क्या है, उनका गुणनफल है, ये बोला है। अब मानते हैं जो जो भी वैल्यू आ रही है, ये और ये एक किसके बराबर है, के मतलब कांस्टेंट, ठीक है। ये मानते हैं इस तरह से कि एक वैल्यू के बराबर ये आएगी। यहाँ से अगर एक ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा के, ठीक है। ऐसे यहाँ से ए प्लस बी का अगर वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 के हो जाएगा। ऐसे जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ये 36 इधर जाएगा, 36 के, ठीक है। अब ये तीनों मान लेते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो जोड़ेंगे तो ये माइनस में है प्लस में, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 ये बचेगा, एक ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा कट के, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और 1 6 के, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3 के, ए की वैल्यू आ गई 3 के। अब ये ए वाली वैल्यू हम लोग किस में रख देते हैं, इसमें रख दें या इसमें रख दें, इसमें रख देते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के, और ये वाला इधर चला जाएगा माइनस के, इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आ गया 2 के, बी बराबर 2 क्या आ रहा है, ए और बी की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुट ए, पुट क्या, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, इसमें ए की जो वैल्यू है वो बी की जो इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या है, ए इतना ए है, ये ए इंटू बी है इक्वल टू 36, यहाँ पे के है 36 के है, तो ए है 3 के और बी है 2 के, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के। अब यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अपॉन 6 के, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6, के की वैल्यू कितना आ गई 6, और के की वैल्यू 6 आ गई, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 6 बराबर 18, ठीक है। और बी के लिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या है 2 से के का गुणा करना, के की वैल्यू 6 है, तो 2 गुणे 6 बराबर 12। ये दोनों ए और बी की वैल्यू आ गई, और ये दो जो वैल्यू आ गई उनका योगफल पूछा है, तो 12 और 18 कितना होता है 30, से इसको लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना और इतना आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब देखते हैं, माना वो संख्याएं क्या है, माना वे संख्याएं ए बी हैं, ठीक है, माना वो संख्याएं ए बी हैं। अब क्या करना है, उन संख्याओं को आपस में उनका योग जो है, संख्याओं के योग को, ठीक है, ए प्लस बी ये क्या हो गया उनका योग है, उसको क्या करते हैं पहले ए से गुणा करते हैं, ठीक। तो कितना आता है क्रमशः 247, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। दूसरे क्या होता है, उनका योग को दूसरी संख्या पे गुणा करने पे आता है 114, ये हो जाता है इक्वेशन 2। ये दूसरी बात बोला यहाँ पे ये, ठीक है, उनका योग ज्ञात करना है। अब इसका देखते हैं, इसको अगर और वो करें, अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले इस इक्वेशन देखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर ए इंटू बी प्लस
ए बी हो गया। फिर इसका देखते हैं, इसको जोड़ना है, ये इक्वेशन आ गया। ये हो गया पहले इक्वेशन का, इसका दूसरे को अगर ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 361। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी ये, एक ये भी ये, क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। नहीं, इसको भी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये तो यहाँ पे कोष्टक लगा था, इसको वैसे कर सकते थे, बाद में करते, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से स्टेप आगे बढ़ा दे रहा हूँ। एक ए स्क्वायर है, एक ये बी स्क्वायर है, फिर प्लस एक ये भी यहाँ, एक ये भी यहाँ, तो 2ab हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 361। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 361 है, तो अब वर्गमूल लेते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। पूछा क्या है, इनका योग ही तो पूछा है, संख्याओं का योगफल क्या होगा, ए प्लस बी दोनों संख्याओं का योगफल ही तो हुआ, तो 19 आया। क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ए। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्द से जल्द। नमस्कार, ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।